हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो काइंडली पार्ट वन देख लें। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 क्वेश्चन है, ए की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत है। यहाँ पर हमें बताना है कि की प्रिंसिपल क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का। वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग, मतलब कि इस तरह की टीचिंग जिसमें सभी बच्चे इंक्लूड किए जा सकें। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कंटेंट नॉलेज, जो सिर्फ हमारे पास कंटेंट है उसी के ऊपर फोकस करना केवल। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, कि सिर्फ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। तो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये बेसिकली जो इसका की प्रिंसिपल है वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचर नर्चर डिबेट इन एजुकेशन साइकोलॉजी रेफर्स टू द। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति पालना विवाद से क्या मतलब होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी में नेचर जो होता है वो होता है हमारे हेरिडिटी एंड नर्चर होता है हमारे पास एनवायरनमेंट। तो इन दोनों का बताना है कि इनका क्या मीनिंग होता है एजुकेशन साइकोलॉजी में। इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन लर्निंग, मीन्स कि जो हमारे जेनेटिक्स हैं, आनुवंशिकता है, और पर्यावरण कारक जो है उनका प्रभाव क्या होता है उसके ऊपर उनको कहा जाता है हमारे नेचर और नर्चर। रोल ऑफ पेरेंट्स वर्सेस टीचर इन एजुकेशन, पेरेंट्स और टीचर्स का रोल जो एजुकेशन में है उसको नेचर और नर्चर कहा जाता है। यूज ऑफ नेचर इंस्पायर्ड वर्सेस नर्चर इंस्पायर्ड टीचिंग मेथड। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो हमें बेसिकली पता है नेचर जो होता है वो हमारे हेरिडिटी को माना जाता है, नर्चर जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को माना जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच थ्योरी सुजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन। तो जो हमने लोगों ने कल जो थ्योरीज देखी थी उसमें मैंने आपको डिटेल में कौन सी थ्योरी किस चीज़ किसने प्रोपाउंड करी थी और बेसिकली वो किस चीज़ के साथ डील करती थी वो वाला हम लोगों ने कल की थ्योरी में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने बोला था कि ऑब्जर्वेशन कहाँ होती है हमारे, हम लोग करते हैं भंडारे में क्यों, और वहाँ पर क्या आता है हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया हमारे पास, अल्फ्रेड बंडूरा ने। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेचर और नर्चर की जो बात हुई थी, जो उसमें जो हेरिडिटी को जो माना गया वो नेचर माना गया और एनवायरमेंटल को माना गया है नर्चर माना गया है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। ये सम नहीं होते हमारे पास, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं होते, बल्कि ये जो दोनों कंबाइंड करके जो इनका मिक्सअप हमारे पास निकलता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो होते हैं हमारे पास डेवलपमेंट। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है हमारे, जो फादर ऑफ हेरिडिटी को मेंडल को माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार साइकोलॉजी में रिपीट हुआ है कि हु इज द फादर ऑफ हेरिडिटी, तो मेंडल आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेरिडिटी कैसी प्रोसेस है, स्टैटिक है, प्रोग्रेसिव है, बायोलॉजिकल है, या कैसी प्रोसेस है। तो हेरिडिटी को जो राइट आंसर आ जाएगा वो है हमारे पास, हेरिडिटी इज अ स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, और हेरिडिटी में हमारी हेरिडिटी किस तरह की होगी, किसी एक इंडिविजुअल में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, वो हम बेसिकली हमारे डिपेंड होता है हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो क्रोमोसोम्स ये जो बना है वर्ड, ये बना है क्रोमा प्लस सोमा से। जो भी मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इनको अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको 100% जो है वो टेट का पेपर क्वालिफाई होगा। तो क्रोमोसोम हमारे दो वर्ड्स को मिलकर बना है, क्रोमा प्लस सोमा। और क्रोमस और सोमा का जो कंबाइंड मीनिंग है उसको बोला जाता है कलर्ड बॉडी, मतलब कि हमारे जीन्स कैसे होंगे, हमारा हम लोगों में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आएंगे अपने पेरेंट्स से, तो उस चीज़ को जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें तो
टोटल होते हैं हमारे पास 46 पेयर ऑफ 23, मतलब कि 23 हमारे पास मेल में होते हैं, 23 हमारे पास फीमेल में होते हैं। और ये जो मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें आते हैं हमारे पास 22 जो होते हैं वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 23rd क्रोमोसोम होते हैं वो होता है हमारे पास वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास तो बच्चा कैसा होगा, वो होगा हमारे पास मेल। अगर एक्स एक्स का जो हमारे पास पेयर बनेगा तो हमारे पास बच्चा कैसा होगा, वो होगा हमारे पास फीमेल। तो ये हमारे पास बेसिकली डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये हो गया हमारे पास हेरिडिटी के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बोला जाता है नर्चर। नर्चर मतलब कि जो हमें पालता है, जहाँ पर हमारा पालन पोषण होता है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास नर्चर। हमें किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, हमारी स्कूलिंग किस तरह से होती है, हमारी फूड हैबिट्स कैसे आएंगे, तो वो सारा कहीं ना कहीं हेरिडिटी को एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट करता है। द सर्कमस्टांसिस इन विच इंडिविजुअल लिव्स, जिन सर्कमस्टांसिस में इंडिविजुअल रहता है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। और एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड है, क्लीन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, वो सारा आएगा हमारे पास एनवायरनमेंट में। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सोच, भावना और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री क्या है। मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल में जो अपने बारे में इंडिविजुअल कैसे सोचता है और वो अपने एक्शंस और फीलिंग्स को लेकर अवेयर है कि नहीं है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है। क्या उसको सेल्फ अवेयरनेस बोला जाता है, सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बोला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस। मतलब कि डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना है उस इंडिविजुअल को कि वो किस तरह से वो थिंकिंग कर रहा है, उसको वो कैसे उसको फीलिंग है, उसको कैसे एक्शन वो कर रहा है, उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे उसको, उसके बारे में वो पहले से ही कॉन्शियस होगा, तो उसको अवेयर होगा मतलब उस चीज़ के बारे में। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल मतलब कि कोई इंडिविजुअल अपने आप को कितनी किस हद तक कंट्रोल कर पाता है, तो वो आ जाएगा उसमें सेल्फ कंट्रोल में। सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप सभी समझते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ये सारा आ जाएगा हमारे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज। स्वयं का मूल्यांकन प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर आधारित के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो हम खुद का स्वयं का मूल्यांकन करते हैं उसके बारे में क्या, उसको क्या समझा जाता है। सेल्फ अवेयरनेस, ये तो हो गया, सेल्फ अवेयरनेस तो होगा कि हमें अपने बारे में कितना पता है। सेल्फ एस्टीम मतलब कि कितना जो होगा कि हम लोग सेल्फ एस्टीम जज करने में, उसको कंपैरिजन करने में हम लोग कैपेबल हैं। सेल्फ सिक्योरिटी मतलब कि अपनी सुरक्षा करने के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखकर आपको पता लग जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, there is an evidence of a hereditary component in development of the mental illness is known as। मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का प्रमाण है जिसे जाना जाता है। मतलब कि एक होता है हमारे पास जो हमारे ब्रेन से जो रिलेटेड जो हमारी बीमारी होती है वो हमारी हेरिडिटरी भी हो सकती है। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि उस मेंटल इलनेस को जो हमारे जो होते हैं वो हेरिडिटरी मतलब कि जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली होगी, वो नर्चर का उसमें कोई रोल नहीं होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सिजोफ्रेनिया। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने पीछे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, तो देखते हैं कि वो क्या चीज होती है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, नॉलेज ऑफ वंस ऑन कैरेक्टर फीलिंग मोटिव्स एंड डिजायर। जो हमें अपने बारे में, हम लोग कैसे महसूस कर, कौन से एनवायरनमेंट में रहना हमें पसंद है, हमारे गोल्स क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है, वो सारी अपने बारे में जानकारी होना ही हमारी क्या कहलाती है, सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है। सेल्फ एस्टीम
कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्थ एंड एबिलिटीज। जो हमें क्या होता है, जो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, जो हम लोगों की एबिलिटीज है उनमें कॉन्फिडेंस होना है, हमारे सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। कि अगर मैं कंपैरिजन करूं कि मैं इस चीज़ में बेटर कर सकती हूँ या इस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ, या फिर मेरे को यहाँ दिक्कत आएगी या कुछ भी, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। थर्ड है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन वंस एबिलिटी, क्वालिटीज एंड जजमेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होगा कि अच्छा मेरे को अगर कोई टास्क दिया गया, तो मेरे को अगर मेरे को पता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, तब तो मैं बोल दूंगी कि हाँ ये तो मैं 100% श्योर है कि मैं इसको कर लूंगी। जैसे आपको इस टाइम पर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब मेरे को तैयारी इतनी अच्छी तरह से करनी कि इस बार टेट में जो है वो 100+ मार्क्स लेकर आने हैं, तो वो होएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको उस तरह से मेहनत भी करनी पड़ेगी। आई होप इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कल हम लोगों ने ट्रिक्स के थ्रू याद किया था। तो अब आप मेरे को बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमें किसने दी थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापन के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। अब यहाँ पर ये बताना है आपको कि अप्लाइड एस्पेक्ट बतानी है आपको, कि मतलब कि जो एक्चुअल में जो साइकोलॉजी के एस्पेक्ट है वो किस चीज की टेक्निक्स को मेजर करने में हमारी हेल्पफुल होती है। क्या वो एटीट्यूड को मेजर करने में हेल्पफुल होती है, ओपिनियंस को, सोशलाइजेशन को, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। अब ये जो हमारी कोई भी एस्पेक्ट है हमारी साइकोलॉजी की, तो उससे हम किसी एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड होता है कि वो किस तरह से सोचता है, किसी एक पर्टिकुलर बात के बारे में किस तरह से वो किस तरह से सोचता है। वो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओपिनियन, ओपिनियन हो उसके एक इंडिविजुअल की राय किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी की राय कैसी है कैसा नहीं है। पर क्या सोशलाइजेशन को मेजर किया जा सकता है? तो सोशलाइजेशन को मेजर नहीं किया जा सकता है, तो 23 का हमारे पास ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, द एजुकेशन साइकोलॉजी एडवाइसेस अ स्कूल बोर्ड ऑन। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्कूल बोर्ड को सलाह देता है। अब किस बारे में जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज के ऊपर जो होता है, वो कैसा हमारे पास बोर्ड होना चाहिए एजुकेशन का, उसके ओल्ड करिकुलम के ऊपर। ओल्ड करिकुलम में तो आगे की चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही रखा जाए। सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि स्टिमुलस होता है कि किसी को एक तरह से स्टिमुलस होता है उत्तेजना। उत्तेजना को आप लालच से भी कंपेयर कर सकते हो, कि बच्चे को लालच देना कि अच्छा ऐसा होगा कि लालच देना कि गुड वेरी गुड मिलेगा, आपको टॉफीज मिलेंगी अगर आप अच्छा स्कोर करोगे। तो सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलस करना है आपको, कि स्किल्स बच्चे में डेवलप करें कि न्यू करिकुलम। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन की बात करें तो ये दोनों तो नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। ओल्ड करिकुलम के ऊपर भी ये एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हमारा मेन फोकस नहीं रखेंगे। सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलस के ऊपर भी हमारा फोकस नहीं रखेंगे। स्किल्स ये तो बोलेंगे कि स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो स्किल्स जो आएंगे हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स किसके अंदर आ जाएंगे, वो कि न्यू करिकुलम के ही अंदर आ जाएंगे, कि करिकुलम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जो स्किल्स वाला पोर्शन है हमारे इसी के अंडर हमारा कवर हो जाए। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 25, इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस। अब स्कूल में बच्चा किस चीज का सामना करता है, स्ट्रगल होता है, न्यू सोसाइटी होती है, ग्रुप होता है, या फिर रेजिस्टेंस होती है। तो अगर इसको देखा जाए तो जब एक इंडिविजुअल क्या है, अगर बच्चे का देखा जाए तो परिवार ही जो होता है वो उसका सबसे पहला समाज होता है।
ये सारी बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो सेकेंडरी में आ जाएंगी, पर जो स्कूल में जो सबसे पहले जो बच्चा फेस करेगा वो न्यू सोसाइटी फेस करेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो है हमारे पास ये बेसिकली हमारी एक थ्योरी है। तो कौन सी थ्योरी है हमारे पास, ये है ये थ्योरी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट था ये इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेव वेगोस्की ने दी थी ये हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी इज रेलेवेंट टू। अब हमारे पास जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किस चीज से जो वो रेलेवेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लासरूम टीचर्स, एजुकेशन साइकोलॉजी में तो बताया गया है कि कैसे होता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बात करता है। पेरेंट्स एंड कैरियर गिवर्स, इनकी भी बात करते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ये जो हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो जो सोशल कल्चरल थ्योरी है ये दी है हमारे पास लेव वेगोस्की ने। अब ये जो लेव वेगोस्की की जो थ्योरी थी इसको हम लोगों ने याद किया था कि हम लोगों ने इसके लास्ट के 3 वर्ड्स और सोशल का एस, सी और थ्योरी का लास्ट वर्ड। सब जो कल्चर है तो अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो सी हमारे यहाँ पर क की प्रोनाउंसिएशन दे रहे थे, स्काई और सोशल कल्चरल थ्योरी। तो इस तरह से आप इसको याद रख लोगे। तो बेसिकली जो सोशल कल्चरल थ्योरी है इसमें वैगोस्की ने क्या बोला था कि इंडिविजुअल में क्या होता है, एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग करता है। तो जहां तक वो लर्निंग करता है तो उसके पास सबसे पहले थोड़ी सी लर्निंग करता है एक इंडिविजुअल, जो अपने लिए कोई भी एक काम हो सकता है उसके लिए जो इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से उस काम को कर सकता है। जैसे वो क्या कर सकता है, खाना खा सकता है, पेंसिल पकड़ सकता है हाथ में। तो ये सारे काम जो है वो इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंटली कर सकता है बिना किसी की हेल्प से। पर अगर उस एक इंडिविजुअल को थोड़ी सी हिंट दी जाए, उसको थोड़ा सा गाइड किया जाए, तो उसको वो क्या कर सकता है, जो चीज नहीं कर सकता था वो उस मदद के थ्रू वो कर पा रहा है। तो ये जो हेल्प दी जाती है यहाँ पर, जो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा था, बच्चा पेन पकड़ रहा था, एग्जाम्पल ले लो कि बच्चा पेन पकड़ रहा था या पेंसिल पकड़ रहा था, पर अब उसको तो लिखना तो आता नहीं था। लिखने अभी क्या वो ऐसे कुछ भी ऐसे राउंड राउंड शेप में कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा था, पर उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। पर अगर किसी ने, टीचर ने या पेरेंट्स ने, किसी ने उसको गाइड किया और उसके बाद वो 1 2 3 लिखना शुरू कर रहा है, ABC लिखना शुरू कर रहा है, तो ये जो हेल्प जो प्रोवाइड की जाएगी इस एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को, तो उसको बोला जाता है जो स्कैप फोल्डिंग। और ये जो स्कैप फोल्डिंग को आप इस तरह से ले सकते हो कि हेल्प, हेल्प और सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाता है। अब जो हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, जिस पर्टिकुलर एक बच्चे को, कोई एक इंडिविजुअल उसको नॉलेज होगी उस चीज की, वही हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं ना। अब अगर कोई एक इलिटरेट पर्सन है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आते, तो वो हेल्प प्रोवाइड कर सकता है उसे इंडिविजुअल को, बच्चे को लिखने में, वो हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये जो स्कैफोल्डिंग जो दी जाती है, जो हेल्प जो दी जाती है, वो MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब इस जो ये जो बच्चा है जो नहीं कर सकता है वो इससे जो होगा वो मोर नॉलेजेबल होगा। इस पर्सन के लिए कोई और भी मोर MKO हो सकता है जो इसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेगा। स्कैफोल्डिंग मतलब कि जो हेल्प और सपोर्ट जो प्रोवाइड की जाएगी। अब विद द हेल्प ऑफ अदर जो बच्चा है ABC 1 2 3 लिखना शुरू कर दे रहा है। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जोन आए कि जो इंडिविजुअल अकेला जो था वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा था, पर वो जब कि उसको हेल्प मिली, ये स्कैफोल्डिंग मिली, तो अब वो जो है वो हेल्प कर रहा, मतलब कि वो लिखना पढ़ना जान गया है। तो उस एरिया को बोला जाएगा ZPD। तो ZPD हमारा स्टैंड करेगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि जो वो जोन जहाँ पर जो इंडिविजुअल की जो एबिलिटी वो किसी दूसरे की हेल्प से कर सकता था वो वहां तक पहुंच चुका है, तो उसे बोला जाएगा हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसके बाद इन्होंने बोला था कि कांट डू इवन विद हेल्प।
अब उसको चाहे जितनी, अब वो लिखना पढ़ना समझ गया कि ठीक है, अब उसको एक ऐसी कंडीशन में बच्चा पहुंच जाएगा कि वो लिखना पढ़ना तो समझ गया। अब बच्चे ने करी बैचलर्स की पढ़ाई, कर ली साइंस में, कर ली आर्ट्स में, कर ली किसी भी सब्जेक्ट में कर ली, अगर उसको बोला जाए कि अगर तुम जो वो लॉ की बुक्स पढ़ो, तो वो उसको अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर नहीं बैठ पाएगी। पर अगर कोई एक इंडिविजुअल होगा, उसको चाहे उसके बारे में पढ़ाया भी जा रहा है, पर वो इतना इनकेपेबल हो जाएगा कि वो स्कैफोल्डिंग के बावजूद भी उस चीज को नहीं कर पाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा कि इवन कांट डू विद द हेल्प ऑफ अदर। तो उसको इन्होंने वेगोस्की ने ऐसे ही रख दिया था। और मेनली इसमें स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और एमकेओ, ये तीन चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना जो वेगोस्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, क्या उसका जो इंडिविजुअल के अकेले की बतानी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है। मतलब कि इंडिविजुअल का ही बताना है, पूरे ग्रुप का नहीं बताना। क्लासरूम क्लाइमेट, क्लासरूम क्लाइमेट तो इस तरह से हमारा तैयार किया जाता है कि वो हर एक इंडिविजुअल के लिए तैयार हो। करिकुलम डिजाइन, करिकुलम भी हमारे सभी इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जाता है। टीचर एक्सपीरियंस, टीचर जो एक्सपीरियंस लेता है वो अपने लेवल के ऊपर लेता है, क्योंकि टीचर के एक्सपीरियंस तो बच्चों के लिए काम आएंगे। जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है इंडिविजुअल का, वो एक इंडिविजुअल के सेपरेटली जो है इंडिविजुअल लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कौन सा उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड्स। मूल्यांकन में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका में शामिल है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बताना है एजुकेशन साइकोलॉजी में असेसमेंट का रोल क्या है। ठीक है, डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स, मतलब कि उचित मूल्यांकन उपकरण विकसित करना कि कौन से हमारे पास जो होंगे असेसमेंट टूल्स क्या क्या होंगे वो वाले। इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स, जो हमारे पास जो रिजल्ट आया उनको इंटरप्रिटेशन करना, मतलब कि व्याख्यात्मक अभिप्रेत करना। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर, कि स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को फीडबैक प्रोवाइड करना, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो हमारे पास असेसमेंट होती है कि एप्रोप्रिएट टूल्स डेवलप करना जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर हो, कि बायस नहीं हो किसी के लिए। अब जो भी उन असेसमेंट की उनकी जो है वो उस असेसमेंट की व्याख्या करना, मतलब कि किस तरह से जो जो असेसमेंट की गई है। और ये जो असेसमेंट की जाएगी वो फीडबैक भी होगा टीचर्स के लिए कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकें, और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का, change or stability in mental activities such as learning, attention, memory, language, thinking, reasoning and creativity is। अब ये बताना है आपके किस चीज की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज हो या स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता हो हमारे किस चीज में हो, मेंटल एक्टिविटीज। तो मेंटल एक्टिविटीज हमें तो पता है हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। क्योंकि वो कॉग्निशन होता है हमारे पास दिमाग, किस तरह से हम मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, थिंकिंग करते हैं, कुछ रीजनिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो 3H होते हैं हमारे पास, कॉग्निटिव हेड, हार्ट एंड हैंड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट, ये जो थे 3 डोमेन है एजुकेशन साइकोलॉजी के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।